आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के बाद एक नए लेसन के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और वो नया लेसन होगा हमारा प्रत्यावर्ती धारा का लेसन, अल्टरनेटिंग करंट का लेसन। तो आज से हम अल्टरनेटिंग करंट के लेसन के न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि फिजिक्स में लेसन काफी मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स भी ना एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। एक आध न्यूमेरिकल तो आ ही जाता है इसका, इसलिए अच्छे से इसको समझिएगा ताकि इसमें से कोई गलती नहीं हो सके आपसे। और अगर इसका कोई भी न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन में आता है तो वो आप कर ही सकें, ठीक है ना। प्रत्यावर्ती धारा लेसन, जिसे आप अल्टरनेटिंग करंट का लेसन भी बोलते हैं, शॉर्ट में ऐसी बोला जाता है। आपने पूरा लेसन पढ़ा हुआ है जब इसकी थ्योरी आपको पढ़ाई जा रही थी, बट क्योंकि थ्योरी पढ़े हुए काफी वक्त गुजर जाता है, फिर आप में एक क्वालिटी होती है बढ़िया कि जब आप ज्यादा वक्त गुजर जाता है चीजें भूलना शुरू कर देते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज सबसे पहले न्यूमेरिकल तो हम लगाएंगे, बेशक ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे और बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स लगाने से पहले मैं चाहता हूं कि एक झलक उस लेसन में जितने भी आए हुए फॉर्मूले हैं उनको देखा जाए सभी लोग, ताकि एक बार सारे फॉर्मूले अगर माइंड में आ जाते हैं तो उनको यूज करने में हमें काफी इजीनेस होना शुरू हो जाती है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगता फिर वो हमको। तो एक एक करके मैं आपको फॉर्मूला बताते जाऊंगा, आप नोट करते चलिए ताकि मौका पड़ने पर वो फॉर्मूला क्विकली आपके माइंड पे आ जाए और उस फॉर्मूले को यूज करके हम आंसर निकाल सके। जैसे जब ये लेसन स्टार्ट हुआ, इसमें सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला इसमें पढ़ा हुआ था। इस पे देखा हुआ था कि अगर किसी कॉइल को, कोई भी कॉइल हमारे पास है, उसको हमने ऐसा चुंबकीय क्षेत्र में रखा और चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से अगर हम उसको रोटेट करवा देते हैं, तेजी से अगर घुमा देते हैं, तो उस कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। और परिवर्तन चुंबकीय फ्लक्स में होने से, कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से उसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है और उस विद्युत वाहक बल की एक इक्वेशन हम लोगों ने बनाई थी। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की समीकरण एक तो बनी थी, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये इक्वेशन बनी थी E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, याद आ रहा है। इसी से वोल्टेज की समीकरण हमने बनाई थी V इज इक्वल टू V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। फिर करंट की भी एक इक्वेशन इसमें आई हुई थी, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ये प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल की समीकरण है, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज की समीकरण है, ये प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण है कि समय के अनुसार कैसे बदलती है। इनमें जो ये सिंबल आ रहे हैं E नॉट, V नॉट, I नॉट, E नॉट है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान, V नॉट है प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अधिकतम मान, या इसी को हम बोलते हैं शिखर मान, पीक वैल्यू। ये है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। मैं एक के बारे में लिख देता हूं, बाकी आप समझ लीजिए। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, ठीक है ना। ओमेगा इसमें क्या चीज है, ओमेगा है कोणीय आवृत्ति या कोणीय वेग आप बोल सकते हैं। जितनी एंगुलर स्पीड से कॉइल को हम ऐसा चुंबकीय क्षेत्र में रोटेट कर रहे हैं, वो एंगुलर स्पीड होती है। ये टी टाइम है और आई है समय टी पर विद्युत धारा का मान। तो ये तो सबसे पहले आपने इक्वेशंस वगैरह पढ़ी हुई थी। उसके बाद ओमेगा वगैरह के कुछ फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, जैसे ओमेगा का एक फॉर्मूला पढ़ते हैं 2 पाई एफ, जहां पर ओमेगा क्या चीज है, फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, आवृत्ति। ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति, और एफ है केवल फ्रीक्वेंसी। इसका यूनिट रेडियन पर सेकंड रहेगा, इसका यूनिट हर्ट्ज रहेगा, प्रति सेकंड आप बोल सकते हैं। 2 पाई एफ, और अगर एफ को आवर्तकाल के पदों में रिप्रेजेंट किया जाए तो इसी का फॉर्मूला 2 पाई बाई टी भी बन सकता है, जहां टी क्या चीज है, कुंडली का आवर्तकाल। आवर्तकाल मतलब एक चक्कर लगाने में उसको कितना समय लग रहा है, ये चीज। इसके बाद जब हम आगे चले तो हमने पढ़ा था
वर्ग माध्य मूल मान। याद आया आपको? वैद्युत धारा का हो, प्रत्यावर्ती धारा का हो या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का हो, वर्ग माध्य मूल मान पढ़ा गया था। इसे वर्चुअल वैल्यू भी बोला जाता था। याद आ रहे? आभासी मान। इसकी क्या फॉर्मूले आते थे? इसके फॉर्मूले होते थे, अगर आप विद्युत वाहक बल का आरएमएस मान देख रहे हो तो इसकी वैल्यू आती थी E0/√2। अगर आप वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू निकाल रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, तो उसकी वैल्यू आती थी V0/√2। और अगर आप करंट की वर्चुअल वैल्यू निकाल रहे हैं, आरएमएस वैल्यू निकाल रहे हैं, तो उसकी वैल्यू आती थी I0/√2। ये बात आपको समझ आ रही है? तो ये है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का वर्ग माध्य मूल मान और ये शिखर मान। तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान और धारा के शिखर मान में ये रिलेशन होता है। IRMS इज इक्वल टू I0/√2 या I0 इज इक्वल टू √2 इंटू IRMS। कभी इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी बनेगा आपका। शिखर मान दिया रहेगा, आरएमएस वैल्यू पूछी जाएगी, या आरएमएस वैल्यू आपको दी जाएगी तो शिखर मान पूछ लिया जाएगा। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं इस पे। और आगे हमने पढ़ा हुआ था, अलग अलग तरीके के सर्किट्स पढ़े हुए थे, जैसे प्रत्यावर्ती धारा में हमने ये पढ़ा कि प्रत्यावर्ती धारा के किसी परिपथ में अगर शुद्ध प्रतिरोध है, शुद्ध प्रतिरोध अगर है, तो उसमें धारा और वोल्टेज दोनों ही समान कला में होते हैं, उनके बीच कोई कलांतर नहीं रहता। अगर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व है, शुद्ध प्रेरकत्व, तो उसमें वोल्टेज धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है। वोल्टेज अग्रगामी होता है, धारा 90 डिग्री पश्चगामी होती है वोल्टेज से। समझ रहे हैं हम? अच्छा, अगर हमने पढ़ा था कि अगर संधारित्र लगाया है आपने, धारिता लगाई हुई है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, तो उसमें जो वोल्टेज होता है वो धारा से कला में 90 डिग्री पश्चगामी हुआ करता था। और इस पर बेस्ड कई सारे सर्किट्स के फॉर्मूले हमने देखे। इसमें आप कुछ पढ़ा करने से प्रतिरोध के सिरों के बीच का वोल्टेज, प्रतिरोध के सिरों के बीच वोल्टेज, प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। प्रतिरोध अगर कहीं पर है, उसके सिरों के बीच का विभवांतर आपको निकालना है, तो वो आप कैसे निकाला करेंगे? VR इज इक्वल टू IR से कैलकुलेट करेंगे। करंट ले लेंगे और उसका प्रतिरोध, यहां से प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर निकल आएगा। अगर कहीं पर कोई कुंडली है, प्रेरण कुंडली, तो प्रेरकत्व के सिरों के बीच का विभवांतर कैसे निकलेगा? प्रेरण कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर, सिरों के बीच विभवांतर याद है किसी को? क्या होगा फॉर्मूला बताइए? VL इज इक्वल टू I इंटू XL। याद आया आपको? यहां पर XL क्या चीज है? XL को बोलते हैं प्रेरकीय प्रतिघात। प्रेरकीय प्रतिघात। देखिए मैं आपको फिर से बता दूं, मैं केवल वो बात कर रहा हूं जिस पर न्यूमेरिकल्स बेस्ड रहेंगे आपके। न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूलों की जरूरत पड़ सकती है आपको, तो केवल हम उसी की चर्चा कर रहे हैं जो न्यूमेरिकल के आधार पर हम लोगों को पढ़ने हैं। सिंबल्स आपको मालूम होने चाहिए। ये प्रेरण कुंडली के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में लगाया गया प्रतिरोध होता है, पर इसको हम प्रेरकीय प्रतिघात बोलते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस इसको कहा जाता है। एक्सएल की भी अपनी वैल्यू होती है। एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, और एल के बारे में आप जानते हैं, यह स्वप्रेरकत्व है कुंडली का या स्वप्रेरण गुणांक है। ओमेगा की वैल्यू यहां से हमने लिख दी है 2πf या 2π/t। इसका यूनिट ओम रहेगा क्योंकि एक प्रकार का अवरोध है, प्रतिरोध है एक प्रकार का। तो एक तो ये चीज आपको याद रखना है। दूसरा, अगर संधारित्र आ जाता है बाई चांस, तो संधारित्र के सिरों के बीच, संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर
याद है कि संधारित्र के सिरों के बीच के विभवांतर का क्या फॉर्मूला बना था? वीसी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। इसकी वैल्यू आती है I इंटू XC। जैसे यहां एक्सएल प्रेरकीय प्रतिघात था, यहां एक्सएल XC क्या चीज है? आंसर है इसका नाम है धारितीय प्रतिघात। धारितीय प्रतिघात मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस। XC की भी अपनी एक वैल्यू होती है, XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, जहां C क्या चीज है? संधारित्र की धारिता। ये XC, इसका भी यूनिट जो होता है ना, इसका भी यूनिट ओम ही रहता है। तो इस तरीके से ये छोटी मोटी चीजें हो गई। इसके बाद इस पर सर्किट जो पढ़े गए थे, अगर शुद्ध प्रतिरोध है, अगर शुद्ध धारिता है, शुद्ध प्रेरण कुंडली लगी हुई है, और एक सर्किट हमने पढ़ा था कि अगर तीनों एक साथ लगे हुए हैं, LCR श्रेणी सर्किट आपने पढ़ा था, LCR सीरीज सर्किट याद है? तो अगर LCR सीरीज सर्किट होगा तो उसमें वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करना है, और उसमें धारा के मार्ग में जो रुकावट आएगी, जो अवरोध आएगा, उसका नाम रखा गया था प्रतिबाधा। जब एक से ज्यादा कंपोनेंट यूज होने लगेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आपने रेजिस्टर यूज किया है तो इसके द्वारा धारा के मार्ग पर लगाया गया अवरोध प्रतिरोध कहलाएगा। अगर आपने प्रेरण कुंडली यूज की है तो वो धारा के मार्ग पर जितना अवरोध लगाएगी उसको हम बोलेंगे प्रेरकीय प्रतिघात। अगर आपने संधारित्र यूज किया हुआ है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, तो वो धारा के मार्ग में जितना अवरोध लगाएगा उसको हम धारितीय प्रतिघात बोलेंगे। लेकिन अगर इनमें से एक से ज्यादा कंपोनेंट यूज होने लगेंगे, दो कंपोनेंट यूज होंगे, तीन यूज होंगे, फिर उस समय हम वो जो मिलकर धारा के मार्ग में जो अवरोध पैदा करेंगे उसका नाम रखा गया था प्रतिबाधा, इंपीडेंस उसका नाम रखा गया था। तो एक सर्किट आपने पढ़ा था LCR सीरीज सर्किट। LCR सीरीज सर्किट में क्या था? L था, फिर C लगा हुआ था, फिर इसी में क्या लगा था? R। ये R, ये C और ये L। ये जितना अवरोध लगाता है वो XL, ये जितना अवरोध लगाता है वो XC, और ये जो अवरोध लगाता है वो R। तो अगर LCR सीरीज सर्किट है, बाकी मैं नहीं बना रहा हूं, बाकी आप समझ सकते हैं। आपको अगर ये नहीं समझ आया तो आप जो इस लेसन को पढ़ाया गया था उसका वीडियो आप निकाल के देख सकते हैं, वहां सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो LCR सीरीज सर्किट में नेट पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, कुल विभवांतर कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो कुल विभवांतर के लिए हम कैलकुलेट करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL डिफरेंस VC का होल स्क्वायर। इस तरीके से नेट पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर कहीं LCR सीरीज में जुड़े हुए हैं तो सर्किट का टोटल विभवांतर कितना होगा, वो ये नेट पोटेंशियल डिफरेंस यहां से निकाल लेंगे। परिपथ की प्रतिबाधा आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? परिपथ की प्रतिबाधा Z से प्रदर्शित किया जाता है, और प्रतिबाधा का फॉर्मूला आता था √R स्क्वायर प्लस एक्सियल डिफरेंस XC का होल स्क्वायर। ये परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र है, और इसका यूनिट भी क्या रहता है? ओम। प्रतिबाधा क्या होती है? अभी मैंने बताया कि अगर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में इनमें से एक से ज्यादा कंपोनेंट्स का यूज हुआ है तो वो मिलकर धारा के रास्ते पर जो अवरोध पैदा करते हैं, जो रुकावट लगाते हैं, उस रुकावट को ही हम बोलते हैं प्रतिबाधा। अंग्रेजी में इसी को इंपीडेंस बोला जाता है, और ये इंपीडेंस का फॉर्मूला रहता है आपका। कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? आ रहा है। इसी में एक पावर फैक्टर आया करता था, पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक जिसको कहा जाता था, इसी लेशन में आता था। किसको शक्ति गुणांक बोलते थे, याद है आपको? कॉस फाई को शक्ति गुणांक बोला जाता था। कॉस फाई, फाई यहां पर क्या चीज है? फाई है किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर। फाई क्या चीज होगा? अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में वोल्टेज व धारा के बीच कलांतर। तो
फाई है वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर, पर कॉस फाई को हम सर्किट का पावर फैक्टर कहते हैं। कॉस फाई को सर्किट का क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। ये पावर फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, आप सभी को वो फॉर्मूला याद रखना है, R अपॉन Z। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, R अपॉन Z। ये पावर फैक्टर यहां से हम कैलकुलेट किया करेंगे। Z क्या होगा? जो भी सर्किट होगा उसकी प्रतिबाधा है Z, और R क्या है? उस सर्किट में लगा हुआ प्रतिरोध। तो R अपॉन Z से हम उसका पावर फैक्टर कैलकुलेट कर लिया करेंगे। तो ये चीज हो गई। उसके बाद आपने फाई को कैलकुलेट करने के कुछ फॉर्मूले देखे थे। फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्सियल डिफरेंस XC अपॉन R। ये फॉर्मूला देखा था LCR सर्किट के लिए, एक्सियल डिफरेंस XC अपॉन R। यहां से हम फाई को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि हम फाई मतलब क्या है यहां पर? कलांतर। तो वो हम कलांतर यहां से कैलकुलेट करके आपको बता सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे देख लेते हैं। एक पावर का फॉर्मूला आता था, औसत शक्ति का सूत्र आपने बनाया था। औसत शक्ति, एवरेज पावर, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति क्षय। औसत शक्ति क्षय का फॉर्मूला था VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। ये फॉर्मूला आता है औसत शक्ति क्षय का। नहीं समझ आ रहा है आपको? तो ये औसत शक्ति क्षय का भी फॉर्मूला आपका बनेगा। और भी देख लेते हैं कौन कौन से फॉर्मूले यहां यूज हो सकते हैं, वो हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे इस पे औसत शक्ति क्षय हो गया, पावर फैक्टर, और कोई फॉर्मूला ध्यान आ रहा है जो अभी नहीं मैंने बताया है आपको? हाँ, एक कंडीशन थी, आपको याद होगा, जिसे कंडीशन ऑफ रेजोनेंस बोला जाता था। रेजोनेंस की कंडीशन, प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में अनुनाद की स्थिति आ जाती है। अनुनाद की स्थिति कब उत्पन्न होती है? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में XL की वैल्यू XC के बराबर होती है। मतलब अगर किसी परिपथ में R, L और C तीनों लगे हुए हैं और उस परिपथ में किसी भी कारणवश प्रेरकीय प्रतिघात का मान धारितीय प्रतिघात के बराबर हो गया है, तो हम बोलते हैं कि परिपथ अनुनाद की स्थिति में है। अगर परिपथ अनुनाद की स्थिति में है, इसका मतलब XL बराबर XC हो गया है। और इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसकी जगह ओमेगा L, इसकी जगह 1/ωc, तो यहां से एक आवृत्ति का फॉर्मूला मिलता है, दैट इज 1/2 पाई अंडर रूट LC। इसको बोला जाता है अनुनादी आवृत्ति। अनुनादी आवृत्ति इसको कहा जाएगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अनुनाद की स्थिति में क्या होगा? XL XC के बराबर होगा, और अनुनादी आवृत्ति होगी F इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC। और एक चीज मुझे याद आ रहा है, देखो, अगर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ अनुनाद की स्थिति में है, अनुनाद की स्थिति में है, तो उस सिचुएशन पर परिपथ की प्रतिबाधा कितनी आएगी? अगर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ अनुनाद की स्थिति में है, तो परिपथ की प्रतिबाधा यानी कि Z की जो वैल्यू आएगी भैया, वो वैल्यू आएगी R के बराबर। आप याद कर लीजिए, क्योंकि XL और XC उस समय इक्वल हो जाएंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और Z की वैल्यू सिर्फ किसके बराबर बचेगी? R के बराबर बचेगी। बस, ना समझ में आ रही है आपको? तो ये अनुनाद की स्थिति में होगा, प्रतिबाधा का मान परिपथ में लगे प्रतिरोधक के प्रतिरोध के बराबर आ जाती है वैल्यू। धारा की और भी जैसे फॉर्मूले हो सकते हैं, मुझे वो भी याद आ रहा है, मैं लिख देता हूं।
IRMS का फॉर्मूला होगा VRMS अपॉन Z। अगर सर्किट में एक से ज्यादा कंपोनेंट लगे हैं तो VRMS हमको दिया है, Z हमको मालूम है, तो हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन Z। शिखर मान भी निकाला जा सकता है, I0 इज इक्वल टू V0 अपॉन Z। ये भी हम बना सकते हैं फॉर्मूला। तो इस तरीके से ये सब फॉर्मूले आपके यूज होंगे न्यूमेरिकल्स में बारी बारी से। इसके बाद इसमें आपने ट्रांसफार्मर में भी कुछ चीजें पढ़ी हुई थी ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। तो एक काम करते हैं, आप इतना नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं कौन सी चीज बची हुई है उसको बता देते हैं। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जो फॉर्मूले हमने पढ़े हुए थे ना, उनका एक बार जिक्र कर देते हैं ऐसे ही जल्दी से, ताकि हर चीज आपके माइंड में आ जाएगी और फिर मौका पड़ने पर उसे आप यूज कर सकते हैं। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं हम आपको। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जब आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा तो उससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल यहां पर मिल सकते हैं और आते रहते हैं एग्जामिनेशन में। तो उसमें क्या क्या चीजें होती थी। ट्रांसफार्मर, आपको याद होगा ट्रांसफार्मर में एक ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आया था जिसका नाम रखा गया था परिणमन अनुपात। परिणमन अनुपात, ठीक है। परिणमन अनुपात को रिप्रेजेंट किससे किया गया था? R से रिप्रेजेंट किया गया था। तो परिणमन अनुपात के लिए क्या क्या फॉर्मूला बना था? एक फॉर्मूला तो बना था NS अपॉन NP। NS अपॉन NP, ये NS क्या चीज है? द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, और NP है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। इसी से एक फॉर्मूला बना था VS अपॉन VP, द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच का वोल्टेज बटे प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच का विभवांतर या वोल्टेज, जो भी आप कहें। करंट के टर्म्स में अगर देखेंगे तो फिर फॉर्मूला आया था IP अपॉन IS। करंट के लिए इसका फॉर्मूला थोड़ा सा उलट जाएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर पावर को इंक्रीज नहीं कर सकता, वो सिर्फ वोल्टेज को घटा बढ़ा सकता है, करंट की वैल्यू बदल सकता है, लेकिन ट्रांसफार्मर पावर को ना बढ़ा पाएगा ना घटा पाएगा। घटा देगा, इनफैक्ट पावर को बढ़ा नहीं सकता। और घट क्यों जाएगी? क्योंकि इसकी दक्षता 100% नहीं होती, इस वजह से घट ही जाएगी, बढ़ेगी तो नहीं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बाद इसमें आपका एक फॉर्मूला इसकी दक्षता का मिला था। ट्रांसफार्मर की दक्षता का एक फॉर्मूला था, एफिशिएंसी आप बोलते हैं इसे अंग्रेजी में, एफिशिएंसी। ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूले में आया था आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100, और अगर 100 से मल्टीप्लाई करवा दिया है तो ये फॉर्मूले का आंसर जो आएगा वो परसेंटेज में आया करेगा कि कितने परसेंट उसकी एफिशिएंसी है। 10% है कि 20% है, क्या है। आउटपुट पावर को आप लिख सकते हैं, आउटपुट पावर आपको कहां मिलेगी? सेकेंडरी कॉइल में मिलेगी। सेकेंडरी कॉइल पावर का फॉर्मूला V इंटू I होता है, और सेकेंडरी कॉइल में तो VS इंटू IS। और पावर इनपुट पावर कहां पर देंगे आप? प्राइमरी कॉइल में, तो VP इंटू IP इंटू 100। यह भी फॉर्मूला एफिशिएंसी का बनाया जा सकता है। परसेंटेज में लेकिन यह व्यक्त किया जाएगा यहां से, अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो। और इस तरीके से करीब करीब, देखिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि पूरे 100% जो फॉर्मूले यूज होंगे सब मैंने बताया, पर पूरी कोशिश की है कि सारे फॉर्मूले कवर कर लिए जाएं इतनी थोड़ी सी देर में। तो मैंने बता दिया है फिलहाल। फिर भी अगर कोई फॉर्मूला रह गया होगा मेरी नजरों से बच करके, तो जब न्यूमेरिकल में उसका इस्तेमाल होगा ना, कि न्यूमेरिकल में उस जगह उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, तो वहां पर हम उसको बता दिया करेंगे फिर आपको, ठीक है। एक झलक हमने देख ली है जल्दी से, और अब हम सीधे सीधे आ जाते हैं बिना टाइम को खर्च किए हुए। कुछ न्यूमेरिकल्स लगाना चाहेंगे
तो करते हैं फिर, इसको आप नोट कर लीजिए, इसे हम हटा देते हैं, न्यूमेरिकल लगाना शुरू करते हैं भाई। और जो फॉर्मूला नहीं बताया होगा मैंने अभी तक और यूज करना पड़ेगा, उसे हम उसी वक्त आपको बताएंगे फिर, ठीक है। तो देखते हैं पहला न्यूमेरिकल क्या लिखा गया है। ये फिर से मैं बता दूं कि सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग वही लगाएंगे जो यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और कभी ना कभी यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है इनको। तो ऐसा करने से ना हमको एक आइडिया मिलता है कि किस तरह के क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं। पढ़ता हूं मैं, आप भी ध्यान से सुनिएगा और कोशिश करिए देखने की कि क्या क्या दिया गया है। न्यूमेरिकल का वही एक तरीका मैं आपको बार बार बताता हूं कि जो चीजें दी गई हैं सबसे पहले उनको नोट कर लीजिए और जो मालूम करना है उसको भी नोट करिए। ऐसा कर लेने से काफी सुविधा रहती है, ये माइंड में अपने आप ही आने लगता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। 50 फेरों वाली एक कुंडली का क्षेत्रफल, एक कॉइल है जिसमें तार के 50 फेरे लगे हुए हैं, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है क्या क्षेत्रफल उस कॉइल का। यह 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, वहां यह ऐसी जगह रखी गई है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कितनी है 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र में 10 पाई रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग, 10 पाई रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है, मतलब उसको इतनी देर से घुमाया जा रहा है। कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करिए। ऐसा करने से कुंडली में मैक्सिमम जितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप होगा, इंड्यूस होगा, वो आपको मालूम करना है कि कितना होगा। तो अभी तो हमने क्वेश्चन पढ़ा है, अब हम नोट करते हैं कि कौन कौन सी चीजें दी गई हैं। सबसे पहले 50 फेरों वाली एक कुंडली, बोलिए कैसे लिखा जाए होगा इसको, एन से। वेरी गुड, एन इज इक्वल टू 50 टर्न्स। क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्या मतलब इसका, एरिया ए इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, 10 टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई करा देंगे और सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूमेरिकल लगाते वक्त जो भी क्वांटिटीज आप यूज करेंगे सब एसआई सिस्टम में यूज करेंगे। कोई स्पेशल कंडीशन हो जिसमें ना बदलना पड़े वो अलग बात है, नहीं तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते वक्त आप एसआई सिस्टम में जरूर बदलेंगे सभी क्वांटिटीज को। आप चाहें तो इसका जीरो इसको दिला सकते हैं और अगर आप ऐसा करते हैं देन इट विल बिकम -3 मीटर स्क्वायर। या 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि ये बी है 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र में 10 पाई रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग, कोणीय वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, याद है आपको, हाँ जी, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। वेरी गुड, और कितनी वैल्यू दी गई है भैया इसकी, 10 पाई रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है, मतलब घूम रही है। कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करिए। कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा और साइनसॉइडल कर्व उसका मिलेगा, पर आपको यह पता लगाना है कि अधिकतम कितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसमें इंड्यूस होगा। अधिकतम विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल को ई से लिखते हैं और हमको मैक्सिमम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पता लगाना है, अधिकतम। अब आप मुझे ये बताइए, प्रत्यावर्ती धारा के इस लेशन में अधिकतम विद्युत वाहक बल को हमने प्रदर्शित किससे किया है, ई आरएमएस से, साइन ओमेगा टी से, ई नॉट से रिप्रेजेंट किया है। मैंने क्या पूछा आपसे, अभी एक इक्वेशन लिखी थी, याद करो थोड़ा सा, और लिखा था ई नॉट साइन ओमेगा टी, फिर बोला था ई नॉट क्या चीज है, विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान, विद्युत वाहक बल का शिखर मान, याद आया। तो हमने प्रत्यावर्ती धारा के इस लेसन में विद्युत वाहक बल की जो मैक्सिमम वैल्यू है, उसकी जो पीक वैल्यू है, उसका जो शिखर मान है, उसको हमने ई नॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो क्यों ना हम ई मैक्स को ई नॉट लिख लें, तो सबके माइंड में रहेगा कि हमको ई नॉट पता लगाना है। अभी आपको ध्यान आया सबको, ठीक, ये हमको मालूम करना है। अच्छा, अब देखो इतनी सारी बातें दी गई हैं और लास्ट में जाके ये पूछा गया, क्या ऐसा कुछ देखकर फॉर्मूला याद आ रहा है आपको, नहीं याद आ रहा है, और इसलिए नहीं याद आ रहा है क्योंकि आज हमने बताया भी नहीं इसको, हमने सब बताया, ये वाला फॉर्मूला नहीं बताया आपको। क्या कि ई नॉट का जो फॉर्मूला आता है वो होता है एन बी ए ओमेगा, आपको याद होगा, मैं आपको याद दिलाता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ई जब हमने कैलकुलेट किया था तो उसकी वैल्यू आई थी एन बी ए ओमेगा
हाँ, साइन ओमेगा टी, वेरी गुड। तो ये फॉर्मूला जब हमने कैलकुलेशन की थी विद्युत वाहक बल की किसी समय टी पर, तो विद्युत वाहक बल की ये समीकरण आई थी, पर विद्युत वाहक बल की मैक्सिमम वैल्यू ये बन गई थी, इसलिए इसको हमने क्या लिख दिया था, ई नॉट। तो फिर बाद में ये इक्वेशन बन गई थी E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो उस जगह से हम निकाल के लाएंगे विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान एम बी ए ओमेगा। आप बताएं समझ आ रहा है कि नहीं आया आपको? बस ये फॉर्मूला यूज कर लेना है आपको। सो फॉर फाइंडिंग ई मैक्स और ई नॉट वी विल यूज द फॉर्मूला एन बी ए ओमेगा बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड इन द कॉइल। अब ये सारी वैल्यूज हमको पुटअप करनी पड़ेंगी। एन की जगह पर बउआ क्या लिखोगे, बोलो जल्दी से। 50। बी की वैल्यू कितनी है, 0.6 है। ए की वैल्यू कितनी है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -3। व्हाट इज अबाउट ओमेगा, ओमेगा इज 10 पाई। तो क्या आंसर पाई के टर्म्स में ही लाना पड़ेगा हमको? आंसर पाई के टर्म्स में तो नहीं आ रहा भाई, आंसर तो पाई से हटके आ रहा है। तो हमने लिखा 10 पाई और पाई की अब हम वैल्यू अप्लाई कर देंगे 3.14। चलो तब तक इसको सॉल्व करो। 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, 3 आ जाएगा, 0.6 पंचे 3। अरे 5 अगर 30 आएगा, फिर एक अंक पे दशमलव लगा दोगे तो 3 ही तो बनेगा। उस 3 का गुणा 50 से करो, 150। 150 का गुणा 10 से कर दो, 1500। तो इसका इसका उसका सब का गुणा हो गया। ये 3 50 दिया 150, 150 दिया हम 1500 और फिर पाई की जगह पर 3.14 और अभी भी बउआ ये बच गया, देखो बचा ना अभी। अब और सॉल्व करिए भैया। देखो बेटा 2 अंक पे दशमलव से 2 जीरो तो सीधे निकल गया ये। अब बाद में लगाओगे, पहले ही कर लो इसको और गुणा करवा लो। 15 चौके कितना होता है, 60 का 0 हासिल लगे। 15 एक कम, 15 6 21 हासिल लगाया 2। फिर 15 तिया, अरे 15 तिया 30, 15 तिया 45, 45 और 2 47 गुणे 10 की घात -3। -3 के बदले 3 अंक दशमलव ही शिफ्ट कर दो ना इधर, 4.71। दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड इन द कॉइल। और इसका यूनिट क्या होता है, यू नो वेरी वेल, वोल्ट। विद्युत वाहक बल का मतलब वोल्ट आता है ना। बस हो गया, सिंपल सी मैथमेटिक्स लगती है। न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा आसान होते हैं ये और मार्क्स भी बहुत अच्छे दिलवाते हैं आपको, इसलिए न्यूमेरिकल्स पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे दीजिए। और अभी फिलहाल देखा जाता है कि न्यूमेरिकल्स से ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो क्या मैं इसको, आप समझ गए, मैं ये समझ लूं, आ गया समझ में आपको? अच्छा, अब आ जाते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए। तो अब हम यहां से इसको हटा देते हैं और अभी बहुआ सब बच्चों को ये याद रह जाएगा। विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान बताइए कितना होता है? विद्युत वाहक बल के अधिकतम मान का सूत्र एन बी ए ओमेगा। अभी भी नहीं याद रहेगा भाई, सामने लिखा है यार, एन बी ए ओमेगा। अब तो याद रह जाना चाहिए आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं, पढ़ते हैं। आप भी ध्यान से देखिए और बड़ा मजा आएगा सॉल्व करने में। लिखा हुआ है किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, कहां पर की बात हो रही है? दिष्ट धारा परिपथ की बात हो रही है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की बात हो रही है? जहां प्रत्यावर्ती धारा बह रही है वहां की बात हो रही है। शिखर मान 2√2 एम्पियर है। काहे का शिखर मान? धारा के शिखर मान को किससे प्रदर्शित करते हो? वेरी गुड। तो धारा का जो शिखर मान दिया गया है, धारा का शिखर मान आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट आई नॉट इज इक्वल टू 2√2 एम्पियर। असली ट्विस्ट तो क्वेश्चन का अभी है। लिखा परिपथ में लगे एमीटर का पाठ क्या होगा? परिपथ में उसी अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट में एक एम्पियर मीटर लगाया गया है। वो एम्पियर मीटर का इंडिकेटर कितना इंडिकेट कर रहा होगा आपको ये पता लगाना है। एमीटर का पाठ्यांक क्या होगा, एमीटर कितना रीडिंग दे रहा होगा ये आपको मालूम करना है। तो क्या बता सकते हैं एमीटर क्या रीडिंग दे रहा होगा? ये पूछा जा रहा है। मतलब क्या पूछा जा रहा है?
किसी अल्टरनेटिंग करंट की सर्किट में एक एम्पियर मीटर लगा हुआ है और वो एम्पियर मीटर आपको कितना पाठ्यांक देगा, कितनी रीडिंग देगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। मतलब क्या पूछा जा रहा है, सिंबल में क्या पूछा जा रहा है, नहीं ध्यान आ रहा है? IRMS पूछा जा रहा है, बिल्कुल सही है। अब फिर से हम आपको याद दिलाते हैं और आप सभी अच्छे से याद करिए। क्या जब ये लेसन पढ़ रहे थे उस समय हमने आपको बताया था कि परिपथ में लगा हुआ अमीटर, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में लगा हुआ अमीटर हमेशा हमें धारा का वर्ग माध्य मूल मान देता है। धारा के कई सारे मान होते हैं, माध्य मान भी होता है, शिखर मान भी होता है, औसत मान भी होता है और वर्ग माध्य मूल मान भी होता है। चार वैल्यू आपने देखी हुई थी, पर उसके बावजूद भी अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट में जो एम्पियर मीटर लगता है वो हमें धारा का कौन सा मान देता है? आंसर, वो हमें धारा की वर्चुअल वैल्यू देता है, वो हमें धारा का आभासी मान देता है और उसी को हम बोलते हैं RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। याद नहीं आया लेकिन आपको आ गया? और याद करिए, मैंने बताया था अगर परिपथ में वोल्ट मीटर लगा हुआ है और वो आपको 220 बता रहा है, उसमें रीडिंग 220 दिख रही है हमको, तो ये 220 वोल्टेज का शिखर मान नहीं है, ये 220 वोल्टेज का RMS मान है। और शिखर मान निकाला था आपने सॉल्व करके, 311 कुछ वैल्यू आई हुई थी उसकी। फिर आपको बताया गया था प्रत्यावर्ती धारा बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि कहने को ये 220 है, पर मैक्सिमम कहां तक पहुंचाता है इसका वोल्टेज? 311 के आसपास। अभी भी नहीं ध्यान आई ये बात? और कोई एग्जाम्पल की आवश्यकता है? नहीं? तो अब आप आगे से याद कर लीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा के परिपथों में जो अमीटर लगे रहेंगे वो प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान दिया करेंगे, शिखर मान नहीं देते। शिखर मान हम कैलकुलेट करना पड़ेगा, हम कर सकते हैं लेकिन दिया नहीं जाएगा उस पर। वोल्ट मीटर जो लगे रहेगा वो वोल्टेज का RMS मान देगा, शिखर मान नहीं देगा वो। तो रीडिंग जो हम पढ़ेंगे वो RMS वैल्यूज हुआ करेंगे। तो लगे अमीटर का पाठ क्या होगा? अमीटर का पाठ मतलब हमें धारा की RMS वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान है, I0 मालूम है, IRMS मालूम करना है। क्या कोई फॉर्मूला है ऐसा जिसमें IRMS आता हो, I0 आता हो? प्लीज बताइए। हाँ, अभी कॉपी में लिखा हुआ है, देखो आप पन्ना पलटिए। I0 √2 अपॉन कौन बोलेगा? IRMS इज इक्वल टू I0 अपॉन √2। आपने बिल्कुल सही बताया है। अब बस इस फॉर्मूले को भैया यूज करना है और देखिएगा आंसर आपकी नजरों के सामने होगा। I0 की वैल्यू कितनी है? 2 √2 अपॉन √2। √2 से √2 कैंसल हो गया और इस तरीके से RMS की वैल्यू कितनी आ गई? 2 एम्पियर। मतलब उस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो अमीटर लगा होगा उसका इंडिकेटर हमें कितनी रीडिंग दे रहा होगा? 2 एम्पियर दे रहा होगा। बट दिस इज नॉट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट करंट। ये उस धारा का महत्तम मान नहीं है, RMS वैल्यू है उसकी। याद रहेगी आपको? तो इतना जरा सा न्यूमेरिकल और यूपी बोर्ड में ये पूछा गया है। लेकिन मैंने बोला ना, क्वेश्चन का असली ट्विस्ट कहां पर है? यहां पर बच्चे इसको देखेंगे कि अमीटर का पाठ क्या होगा और उनको यह समझ नहीं आता कि करना क्या है। पर आप याद रखिए कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो अमीटर लगा होगा वो धारा का शिखर मान नहीं देगा, धारा का माध्य मान नहीं देगा, धारा का औसत मान नहीं देगा, धारा के वर्ग माध्य मूल मान को दिखाता है। तो जब भी अमीटर का पाठ पूछा जाए आप IRMS निकालिए, वोल्ट मीटर का पाठ पूछा जाए आप VRMS निकालिए। ठीक है? तो ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल था। आप प्लीज इसे नोट कर ले, इसके बाद और आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, जल्दी से आप चलाइए। नेक्स्ट थर्ड नंबर न्यूमेरिकल पर आ जाते हैं और देखिए क्या लिखा हुआ है। मैं पढ़ रहा हूं, अभी गौर से सुनिएगा। लिखा हुआ है एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, एक प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण I इज इक्वल टू 4 sin 100 pi t माइनस थीटा है। धारा का आवर्त काल ज्ञात करिए। अब देखिए, आपको प्रत्यावर्ती धारा की इक्वेशन दे दी गई है और इसमें से आपसे यह पूछा गया है कि उस धारा का आवर्त काल क्या होगा। प्रत्यावर्ती धारा में होता है ना, करंट साइकिल्स पूरे करती है। फ्रीक्वेंसी जैसे इसकी आपको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हमारे इंडिया में बताई गई थी 50 साइकिल पर सेकंड होती है, 1 सेकंड में 50 चक्कर। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये वाली जिस करंट की इक्वेशन है
वो वाली करंट एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है। आवर्तकाल का मतलब क्या होता है? एक चक्कर लगाने में लगा हुआ समय। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं ये इक्वेशन ही नोट कर लेता हूं, I इज इक्वल टू 4 साइन 100 पाई टी माइनस थीटा। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया है? धारा का आवर्तकाल। आपने पढ़ा है ना कि प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण और दिशा लगातार बदलते रहता है, तो उन्होंने इसी वजह से पूछा कि इसका एक चक्कर जब कंप्लीट होगा, एक साइकिल कंप्लीट होगा, तो कितना वक्त लगेगा। आवर्तकाल को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? टी से। तो हमें धारा का आवर्तकाल यानी कि टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्योंकि ये हमको मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे? अब जैसे टी मालूम करना है तो पहले आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा कोई फॉर्मूला आपकी नजरों में है, कोई चीज आप जानते हैं जिसमें कैपिटल टी आता हो? बताइए। हाँ हाँ, किस में आता है? किसी ने बताया है मुझको? ओमेगा में नहीं आता कैपिटल टी? ओमेगा के सूत्र में आता है ना। तो अगर कहीं से हम ओमेगा मालूम कर लें, ओमेगा, और उसके सूत्र में कैपिटल टी आता है, फिर हमारा काम आसान हो सकता है। समझ रहे ना? तो अब ऐसे काम के लिए मैंने क्या किया, आप देखो, जो जिन क्वेश्चंस में इक्वेशन दी रहा करेगी, करंट की, वोल्टेज की, ईएमएफ की, उसमें आपका एक काम जरूर हुआ करेगा, जिस तरह की समीकरण आपको दी जाएगी उसी तरह की एक जनरल इक्वेशन से हमको तुलना जरूर करनी पड़ेगी। तो हम इसकी तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे? इसी टाइप की हम एक जनरल इक्वेशन लिखेंगे, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। देखो जरा, सेम इसी सकल सूरत की इक्वेशन मैंने ले ली, और ये हमारी इक्वेशन है भी करंट की। तो जिस तरह की समीकरण हमको क्वेश्चन में दी जाएगी ना, उसी प्रकार की समीकरण हमारे पास है। मैथमेटिक्स में भी आप ऐसा करते थे। जैसे पैराबोला आपको दिया जाता है, इलिप्स आपको दिया जाता है, हाइपरबोला आपको दिया जाता है, स्ट्रेट लाइन। तो जिस प्रकार की समीकरण हमको दिखती है, वैसे ही क्वेश्चन से तो लगभग कंपेयर करते हैं हम। हमारे पास करंट की क्या यही एकलौती समीकरण? ऐसा नहीं है, हमारे पास करंट की और भी समीकरण हैं। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी भी इक्वेशन है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 भी एक समीकरण हमारे पास है। पर उसके बावजूद भी हमने इसी से कंपेयर क्यों किया? क्योंकि उन दोनों से कंपेयर करने से हमें कुछ मिलता नहीं। इससे कंपेयर करेंगे तो जैसी ये इक्वेशन हमको दी गई है वैसी इक्वेशन हमारी भी है, तुलना करा सकते हैं, क्योंकि तुलना दो एक जैसी चीजों के बीच में ही हो सकती है। इसलिए अगर प्लस दिया जाता तो प्लस वाली इक्वेशन से हम कंपेयर कर देते। ठीक है ना? अब जब तुलना करोगे, आपने शुरू में ही पता लगा लिया है कि क्या मालूम हो तो टी बन जाएगा ओमेगा। अभी हमने पता लगाया है, तो बाकी सब छोड़ छाड़ के ओमेगा को देखो बस। टी की जगह टी है, ओमेगा की जगह पर कौन आएगा? वेरी गुड, ओमेगा की जगह पर कौन आएगा? 100 पाई। इसकी तुलना इससे करने पर देखो भैया, ओमेगा की जगह पर क्या मिला आपको? 100 पाई, और ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड। अब हमें ओमेगा नहीं, हमें तो टी तक जाना है। ओमेगा का फॉर्मूला बताइए जिसमें टी आता हो। 2 पाई बाई टी अभी लिखा गया था, आप अगर नहीं याद आ रहा हो तो आप पन्ने पलटेंगे, आपको दिख जाएगा। ओमेगा का फॉर्मूला आएगा 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू 100 पाई। पाई से भैया ये पाई कैंसिल हो गया, ये टी वहां भेज दो, 100 इसके नीचे आ जाएगा। तो टी इज इक्वल टू 2 अपॉन 100। इस तरीके से टी इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 2 जीरो हटेंगे, 2 डिजिट पे पॉइंट भी बढ़ेगा, 0.02 सेकेंड। इसका मतलब है जिस करंट की भी ये इक्वेशन है, जिस करंट की भी ये इक्वेशन है, उसका आवर्तकाल 0.02 सेकंड के बराबर है। मतलब वो प्रत्यावर्ती धारा अपना एक चक्कर लगाने में 0.02 सेकंड का टाइम लेती है। क्या आपको यह समझ में आया? तो ऐसा न्यूमेरिकल भी यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है। देखिए, इसके बाद अगले न्यूमेरिकल पर आ जाते हैं, दैट इज 4th नंबर न्यूमेरिकल जो हम लोग लगा रहे हैं उसके सीक्वेंस के मुताबिक। मैं पढ़ रहा हूं, आप भी ध्यान से सुनिएगा।
लिखा है प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण। अगेन यू आर गिवन एन इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो सबसे पहले हम इसको नोट ही कर लेते हैं, 3√2 sin 100 पाई टी प्लस पाई बाई 4 बउआ हो, यही समीकरण दी गई है। तो प्रत्यावर्ती धारा के समीकरण I इज इक्वल टू 3√2 sin 100 पाई टी प्लस पाई बाई 4, दिस इज गिवन टू अस। धारा का वर्ग माध्य मूल मान तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। अरे वाह भाई, दो चीजें पूछी जा रही हैं इस इक्वेशन में, मतलब इस क्वेश्चन में कौन कौन सी चीजें पूछी गई हैं बताइए। धारा का वर्ग माध्य मूल मान, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द रिप्रेजेंटेशन, क्या सिंबल होगा धारा का वर्ग माध्य मूल मान? वेरी गुड, IRMS, ये हमको पता लगाना है। एंड व्हाट इज अदर थिंग, आवृत्ति ज्ञात करनी है। आवृत्ति मींस F। अभी जब हम फॉर्मूले बता रहे थे आवृत्ति लिखा था, F को बोलते हैं, और ओमेगा को बोलते हैं कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये दिया है, वो दो चीजें मालूम करनी है। कैसे करिएगा? इक्वेशन वाले हर क्वेश्चन में एक चीज पहले तो दिमाग में फिट कर लीजिए कि उसी तरह की एक अपनी इक्वेशन ले जाओ, उससे तुलना करके जो नॉलेज मिलता है सब निकाल लो उससे। तो इसके जैसे एक समीकरण लीजिए, उसकी तुलना करवा दीजिए। तो हम लिख देंगे इसकी तुलना किससे करेंगे बेटा? I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई से करेंगे इस बार। I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई से करने पर बताइए ध्यान से आप मुझे कि तुलना जब करेंगे तो I0 की जगह पर कौन है? 3√2। तो I0 की वैल्यू आपको मिलेगी 3√2। अच्छा, t की जगह पर t है तो ओमेगा की जगह पर कौन है? 100 पाई। ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई रेडियन पर सेकेंड, और ये एम्पियर करंट है। यहां पर भी ओमेगा 100 पाई हमको मिला था ना। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आपको ये तो हमने तुलना करके निकाली वैल्यू, अभी हम सॉल्व नहीं किया कुछ भी। अब हमको IRMS चाहिए। है कोई फॉर्मूला ऐसा जो अभी तक जितनी जानकारी हमारे पास है उस जानकारी के आधार पर IRMS निकलवा सके? कौन सा? वेरी गुड, वी नो IRMS का बउआ एक फॉर्मूला आपको बताया गया है, I0 अपॉन √2। याद करिए, ठीक है ना। तो IRMS, I0 की जगह पर भैया क्या लिख दिया जाए? 3√2 अपॉन √2। √2 से √2 कैंसल हो गया। देन IRMS इज 3 एम्पियर। इसका मतलब है सर्किट में धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान होगा वो कितना होगा? 3 एम्पियर। क्लियर? एक आंसर भी आ गया देखो आपका। अभी दूसरी चीज बाकी रह गई है, F को फाइंड आउट करना। F क्या चीज है? आवृत्ति। आवृत्ति को कहां से लाया जा सकता है? ये जितना नॉलेज हमारे पास अभी तक का है उसमें से F को कहां से हम ला सकते हैं? ओमेगा से लाया जा सकता है। ओमेगा के फॉर्मूले में F आता है, तो हम ओमेगा के फॉर्मूले को ही उठा लेते हैं यहां से। नाउ ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई, और ओमेगा की जगह पर क्या फॉर्मूला लिख देंगे हम? 2 पाई F इज इक्वल टू 100 पाई। आवर्तकाल निकालना होता तो इसी ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी लिख देते हैं हम, क्योंकि हमें आवर्तकाल नहीं चाहिए, हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो हमने ओमेगा की जगह 2 पाई F लिख दिया। अच्छा, पाई से तो पाई कैंसल हो गया। F इज इक्वल टू 2 से 100 को डिवाइड कर देंगे 50, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट बता दीजिए, साइकिल पर सेकंड। 50 साइकिल पर सेकंड। प्रत्यावर्ती धारा की वैसे आवृत्ति भी यही होती है ना। तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान कितना आया? 3 एम्पियर, और आवृत्ति कितनी आ रही है? 50 साइकिल पर सेकंड, या 50 हर्ट्ज भी आप बोल सकते हो, 50 हर्ट्ज भी आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आपने हर्ट्ज लिखा हुआ है तो आप घबराइए नहीं, वो सही है बिल्कुल। इस तरीके से हमने कितने न्यूमेरिकल्स लगा लिए आज?
4 न्यूमेरिकल हमने लगाए। ज्यादा तो नहीं लगा पाए न्यूमेरिकल, क्योंकि शुरुआत में काफी वक्त लगा आपको पुरानी चीजें रिवाइज करवाने में, तो कोई बात नहीं है। लेकिन एक बार रिवीजन हो गया अगर, और आपने अच्छे से उसको दिमाग में बिठा लिया, तो ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल कितना डिफिकल्ट आएगा ना, प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको कभी भी, और बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे आने वाले टाइमिंग पे, आगे आने वाले डेज पे बहुत ज्यादा और भी न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन आज इतना ही रखते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।